बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में कमर का दर्द बहुत कॉमन चीज़ है। कमर का दर्द क्यों होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कमर के दर्द के लिए, क्या इसके कारण भविष्य में तकलीफ हो सकती है, इस सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा के, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, ये बताओ कि प्रेगनेंसी में बैक पेन, कमर में दर्द कितना कॉमन होता है? प्रेगनेंसी में बैक पेन, कमर का दर्द, ये बहुत ही आम समस्या है और महिलाओं में ये पहली तिमाही से ही चालू हो जाता है। हालांकि थर्ड ट्राइमेस्टर में, आखिरी के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा महसूस होता है। और अगर थोड़ा स्टैटिस्टिकली बात करें तो हर 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में से 1 महिला को तो प्रेगनेंसी में बैक पेन होता ही है। इसको हम लोग पेल्विक गर्डल पेन भी बोलते हैं। पेल्विस मतलब हमारा अम्बिलिकस के नीचे का भाग को पेल्विस बोलते हैं। हिप्स, बैक, लोअर बैक, थाई, ये सब चीज़ों में पेन होता है। तो अच्छा, ये बताओ कि पेल्विक पेन, पेल्विक गर्डल पेन, बैक पेन, ये प्रेगनेंसी में कॉमन क्यों है, उसके कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भैया प्रेगनेंसी में पेन आखिर हो क्यों रहा है। बैक पेन की यहाँ बात चल रही है। तो बैक पेन कई कारणों से होता है। बेसिकली जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का डेवलपमेंट होता है, बच्चेदानी बड़ी हो रही है, वो एनलार्ज हो रही है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो शिफ्ट होता है और बैक मसल्स जो होते हैं, कमर के जो मसल्स होते हैं, उनमें स्पाज्म होने लगता है, मरोड़ आने लगती है। तो ये नंबर 1 कारण होता है। दूसरा, जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है तो बच्चे का जो वजन होता है उससे आगे के जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है और वो मसल्स थोड़े से वीक होते हैं, तो उसकी जब स्ट्रेचिंग होती है तो उससे भी उनको पेन होने लगता है। आप क्या ऐड करें? और इसके अलावा प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन करके एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, वो सारे बॉडी के लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, जॉइंट्स रिलैक्स होते हैं और उसके कारण बैक पेन होता है। बहुत अच्छा आपने समझाया। तो ये मेरे को बताओ कि ये बैक पेन शुरुआत से होता है या कुछ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक महीने से स्टार्ट होता है? देखिए, प्रैक्टिकली जो हम पेशेंट से जानते हैं, सुनते हैं, तो पहले 3 महीने में जो प्रेगनेंसी कंसीव होता है, उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, तब भी वो काफ़ी बोलती है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मैडम। तो पहले 3 महीने में भी थोड़ा ज़्यादा देखने में आता है। और ख़ास तौर से जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, 7वां, 8वां और 9वां महीना, उसमें सबसे ज़्यादा महसूस होता है। क्योंकि जैसे अभी हमने समझा है कि बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चेदानी बड़ी हो रही है, बच्चे के मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ये सब कारण है बैक पेन होने के। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में भी होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रेगनेंसी के कारण होता है वो सेकेंड हाफ में होता है। अच्छा, ये बताओ कि कोई ऐसा स्पेसिफिक हाई रिस्क ग्रुप है कि इसको ज़्यादा बैक पेन होगा प्रेगनेंसी में या इसको कम होगा? देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। जो फीमेल्स एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल एज ग्रुप में, लाइक 25-30, नेचुरल कंसेप्शन से, और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हेल्दी, तो उनमें ये कंपेरेटिवली कम होता है। और जो खास तौर से एक्टिव है, मतलब जो पहले से प्रेगनेंसी के पहले से ही एक्सरसाइजेस करती हैं, स्ट्रेचिंग करती हैं, रेगुलर एक्टिव रहती हैं, उनमें ये कम महसूस होता है। पर अगर एल्डरली फीमेल्स है, लाइक जो कंसीव कर रही हैं या जो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, 35 प्लस होती हैं, और आजकल तो 39 और 40 के एज में भी प्रेगनेंसीज देखने में आ रही है। तो जैसे हम समझे, तो जैसे जैसे फीमेल का एजिंग होता है तो उनका जो स्पाइन की हम बात करें, अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो नीचे के जो हमारे S1, S2 और S3 होता है, उनका फ्यूजन होने लग जाता है। उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल जो बोन की और मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है। तो उस तरह की महिलाओं में बैक पेन की प्रेगनेंसी में ज़्यादा तकलीफ देखने में आई है। अगेन, किसी महिला को प्रेगनेंसी के पहले कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई उनकी स्पाइन की सर्जरीज हो रखी, या कोई और फ्रैक्चर की हिस्ट्री है, पाँव में कोई फ्रैक्चर्स है, तो उनमें भी एबनॉर्मल पॉस्चर और प्रेगनेंसी के वेट गेन और फीटस के डेवलपमेंट के कारण बैक पेन ज़्यादा महसूस होता है। मतलब जो एल्डरली फीमेल्स हैं 35 प्लस, उनमें बैक पेन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, और जिनको पहले से बैक एक की हिस्ट्री है प्रेगनेंसी के पहले, तो उनमें बैक पेन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि बैक पेन में करना क्या है, अगर कोई फीमेल घर पे है तो वो क्या कर सकती है? जैसे प्रेगनेंसी है अभी उनको और उनको बैक पेन हो रहा है, तो हम यही बोलते हैं कि बैक के जो मसल्स होते हैं उनमें स्पाज्म हो गया है, मरोड़ आ गई है, तो आप उसको रिलैक्स करने के लिए
किसी से भी मसाज करवा सकते हैं, हॉट वाटर या हीट पैड लगा सकते हैं। तो ये तो घरेलू इलाज है जिसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है और हर कोई भी ट्राइमेस्टर में कभी भी कर सकता है। तो ये मेन 2 चीज़ें हैं। साथ में आप अपने आप को एक्टिव रखिए, आपका पॉस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम सबको क्या है नॉर्मली ऐसे झुक के बैठने की आदत रहती है। आपका पॉस्चर सपोर्टेड रहना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल है और लंबे समय तक अगर आपको डेस्क के जॉब करने हैं तो आप पीछे बैक के पीछे अपना पिलो अच्छा लगा सकते हैं, ताकि आपके और चेयर के बीच में गैप ना बने और आपके मसल्स को सपोर्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सपना ने बताई कि मसाज कर सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं या फिर हीट कर सकते हैं, हीट पैड लगा सकते हैं। मिनिमल टेम्परेचर हीट होना चाहिए कि उससे बर्न्स नहीं हो। तो हीट क्या करता है, वाजो डायलिटेशन करता है, रिलैक्सिंग इफेक्ट करता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं। चलने में फ्लैट फुट सोल लेना है, मतलब हाई आर्च जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, हील्स वाले चप्पल नहीं होने चाहिए। जब सोएं तो फ्लैट मैट्रेस होनी चाहिए, ज़्यादा गद्देदार नहीं होनी चाहिए, कड़क जगह होनी चाहिए। और लेफ्ट लेटरल साइड में जैसे छोटा बच्चा दोनों हाथ और पैर मोड़ के नीज बेंड करके सोता है वैसे सोना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारी कंपनीज वो कुछ प्रेगनेंसी बाइंडर देते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि उससे बैक पेन में रिलीफ मिलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है उस मामले में? तो ये रूटीन पेशेंट्स को तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर की गाइडेंस में और इवन थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट की भी गाइडेंस हमको देनी पड़ेगी कि उनकी केसेस में उनको ज़रूरत है कि नहीं। इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा केस टू केस। अच्छा, ये बताओ कि ये बैक पेन कितने दिन तक रहता है? क्या पूरी प्रेगनेंसी रहता है या कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते ऐसा कुछ रहता है? देखिए, ये टेम्प्रेरी होता है। अगर हमने जिस तरह से पॉइंट समझाए हैं, अगर उस तरह से सब लोग करें तो कभी कभी कोई फेजेस ऐसे आते हैं जब थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए थोड़ा ज़्यादा फील होता है और बाद में फिर कम भी हो जाता है। अगर बच्चे की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, बच्चा बार बार घूम रहा है, ऐसा बोलते हैं कि कई बार बच्चे का माथा लगता है तो कभी हाथ पैर लगते हैं, तो ये सब कारण हो सकता है। कई बार अगर फीमेल खुद उनको प्रोफेशनल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है या उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो वो भी एक कारण है बैक एक का। तो इट इज़ अ टेम्पररी चीज़ जो आता जाता रहता है। आपने बोला फीमेल को स्ट्रेस है, स्ट्रेस से बैक पेन कैसे होगा वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप एन्यूमरेट करें। देखिए, स्ट्रेस क्या हो रहा है ना, बॉडी में वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, उसमें जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं स्ट्रेस के, जो उसके कारण हमारी जो खून ले जाने वाली जो नली है, वेसल्स है, वो कंस्ट्रिक्ट कर रही है, संकुच आ रही है, जिसके कारण बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड में कम हो रही है और इसके कारण जो मसल्स है उनमें स्पाज्म हो रहा है और मसल फटीग हो रहा है। तो ये सब इनडायरेक्टली आपस में रिलेटेड है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अपने आप को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस को कम रखिए। अच्छा, ये बताओ कि ये बैक पेन पूरे दिन होता है क्या, स्पेसिफिक रात को ज़्यादा होता है? अगर होता है तो क्यों ज़्यादा होता है? वही बात है, दिन में हम लोग सब अपना काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, माइंड डाइवर्टेड सा रहता है और जब दोपहर में आराम करने लेटते हैं या रात को जब लेटते हैं तो अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत बैक एक हो रहा है। तो वो वेरिएबल है, बट ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये घर पे अगर किसी को बैक एक हो रहा है, ये सारी चीज़ों को करने के बाद भी उसको बैक एक में रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पेन किलर मेडिसिन ले सकती है, कॉम्बिफ्लम या ब्रूफेन या ऐसा कुछ, डाइक्लोफेनेक? क्योंकि यहाँ प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है और उनसे बात करके अगर वो ज़रूरत है और ये सब करने के बाद भी अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो सिंपल पैरासीटामोल हम कभी कभी एडवाइस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टॉपिकल जेल्स, स्प्रेज, मूव, आयोडेक्स, मल्लम, मसाज, ये सबसे बेस्ट रहता है। यही थेरेपी यूज़ करनी चाहिए। लंबे समय तक पेन किलर तो एडवाइसेबल नहीं है और इसके साथ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना, थोड़ा एक्टिव होना। और अभी हम अगले क्वेश्चन में आएंगे कि इसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि पेशेंट हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन से बैक पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो कब आपको या किसी डॉक्टर को बताने के लिए आए? देखिए, एक साधारण बैक एक है जो सिर्फ कमर में हो रहा है, लेकिन अगर पेन नाभि के नीचे आपको मरोड़ हो रही है, कोई वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार यूरिन लग रहा है, तो इसके मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को रीनल स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किडनी पत्थरी की प्रॉब्लम होती है, जो पहले से होती है उनको पता भी होता है और कई बार कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर पेन हो रहा है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, वो आपका एक थॉरो एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार बैक एक अपने आप में एक साइन है, एक चिन्ह है। कभी कभी अधूरे महीने अगर प्रीटर्म डिलीवरी का पेन होता है तो उसका भी एक चिन्ह होता है, इसलिए इसको
इग्नोर नहीं करना है, इसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, इन्फॉर्म करना है। आपने बहुत बढ़िया, मैं अगला सवाल पूछने वाला था। आपने बोला मिसकैरेज का या फिर अधूरे महीने डिलीवरी का चेन होता है। पहले 3 महीने में अगर बैक पेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, और लास्ट के 7 मंथ्स के बाद अगर बैक पेन होता है तो हमको कैसे पता चलता है डॉक्टर को कि ये प्री टर्म डिलीवरी है? हम लोग क्या करते हैं? पहले 3 महीने में अर्ली प्रेगनेंसीज में बैक एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके कई बार यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार ये इम्प्लांटेशन होता है, पीरियड्स डिले होते हैं, तो फीमेल को हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा उनको डिस्कम्फर्ट और ये सब रहता है। तो ये पहले ट्राइमेस्टर की बात हुई। इन्फेक्शंस को रूल आउट करना नंबर 1 चीज़ है। अगेन रीनल स्टोन को भी माइंड में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी का जो यूजुअली पेन लंबार रीजन से लोअर एब्डोमिनल पेन में रेडिएट करता है। इसके अलावा अगर 3rd ट्राइमेस्टर में ये पेन हो रहा है, लाइक 7th, 8th और 9th मंथ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये प्री टर्म लेबर पेन हो सकता है। यहाँ पे प्री टर्म मतलब डिलीवरी की डेट के पहले ही उनको अगर डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो गया, तो अगर अधूरे महीने डिलीवरी का पेन हो गया तो प्रेगनेंसी को खींचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी फीटस बच्चे की मेच्योरिटी, लंग मेच्योरिटी और उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बैक पेन जिनको है या फिर ना हो, उसके लिए कौन सी पोजीशन में बैठना चाहिए और कैसे सोना चाहिए? देखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बैक को स्ट्रेट रखिए। खास तौर से जब बैठते हैं तो आप जब भी काम करते हैं तो अपने पीछे या पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक बैठिए नहीं, बीच बीच में आप उठ के चलिए, एक्टिव रहिए। इसलिए घर का काम, प्रोफेशनल वर्क करते रहिए, अनलेस कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है और गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बेड रेस्ट की बात करी है, तब तक आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। ये किसी का डेस्क जॉब है तो उसका पोस्चर आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ कैसा होना चाहिए? डेस्क जॉब है तो जैसे अभी राइट नाउ मैं एक डेस्क पे बैठी हूँ, तो मैंने अपने पोस्चर को सीधा रखा है, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे बैक और कुर्सी के बीच में काफ़ी सारा गैप है। इससे क्या होता है, मसल्स पे कांस्टेंट फोर्स आता है, प्रेशर आता है और वो स्पाज्म में चले जाते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर लंबा पिलो जो आपके बैक को सपोर्ट करेगा तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। ऐसे ही घर में जब आप बैठे हैं तो आप जैसे बीन बैग्स वगैरह या पीछे एक गद्दा रोल करके 45 डिग्री में अगर आप रख ले तो आपके पूरे शोल्डर से लेके बैक को काफ़ी सपोर्ट रहेगा। आगे ये जी, इस पोजीशन के बारे में कुछ बताएं। शोल्डर का कितना होना चाहिए, क्या एंगल होना नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं ना, अर्गोनॉमिक पोजीशन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं होना है। तो एक नॉर्मल जो आपके मसल्स को रिलैक्स रखे, कंफर्टेबल रखे, उस पोजीशन में रखने की कोशिश चाहिए? और कीजिए। जैसा पैर नहीं लटकने चाहिए, पैर जी। के नीचे स्टूल रहना चाहिए। पैर के नीचे फुटस्टूल रख सकते हैं, जिससे पैर के मसल्स में स्पाज्म नहीं हो, और बीच बीच में हर आधे घंटे में थोड़ा चल के आना चाहिए, जिससे आपके मसल स्पाज्म में नहीं जाए। ये आपने बैठने का बताया, आप लेटे कैसे, सोए कैसे? लेटने के लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक छोटे बच्चे की तरह कर्ल होके सोना चाहिए। प्रिफरेबली प्रेगनेंसी में हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन ज़्यादा एडवाइस करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आप टर्न करिए, नीज को हल्का सा बेंड करिए। कई बार नी के बीच में, दोनों नी के बीच में पिलो भी रख सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल लगता है। और अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह कर्ल करके अगर आप हल्का सा नी बेंड करके लेटेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कुछ खाने पीने से या फिर पेट खराब होने से भी ये बैक पेन हो सकता है? ये आपने बहुत चीज़ बताई है। कई बार लोगों का डाइजेशन बहुत बिगड़ा हुआ होता है, फीमेल्स में गैस बहुत हो रही है, पेट नहीं साफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसके कारण वो बार बार जोर लगा रहे हैं, तो इसके कारण भी बैक पेन होता है। क्या कुछ फिजियोथेरेपी, कुछ स्ट्रेचेस ऐसा है जो पेशेंट घर पे अपने आप कर सकता है या किसी की गाइडेंस में कर सकता है ताकि बैक पेन नहीं हो या उसमें रिलीफ मिले? देखिए, नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में वॉकिंग एडवाइस करते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठना है, पॉस्चर अच्छा रखना है, सामान अगर नीचे से उठाना है तो प्रेगनेंसी में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, घुटनों को बेंड करके। कोई प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, सभी के लिए ये एडवाइसेबल है कि जब भी आप नीचे से सामान उठा रहे हैं तो आपको नीज को बेंड करके उठाना है, ताकि आपके बैक में जोर ना पड़े। तो वो आपको ध्यान से रहना है। तो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो मोस्टली वो कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम भेजते हैं। उनकी गाइडेंस में वो कुछ लोग स्ट्रेचेस और माइल्ड एक्सरसाइजेस, जो सूक्ष्म व्यायाम, अपर बॉडी का भी कई बार मसल्स में स्पाज्म होता है तो उनके साथ करना चाहिए। मतलब लो बैक के साथ प्रेगनेंसी में अपर बैक एक भी होता है, वो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के कारण होता है। अगर लो बैक का पोस्चर ठीक हो तो अपर बैक अपने आप ठीक हो जाता है।
आपने बोला झुकना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई हो तो उसको करेक्ट पोस्चर में कैसे उठाएं? यू शेप में बेंड हो सकते हैं या फिर करेक्ट पोस्चर कैसे बताएं? देखिए आइडियली तो हमको नी से बेंड करके थोड़ा सा हल्का सा स्क्वाट करके लेना चाहिए, बट अगर किसी का 9वां महीना है 8वां महीना है तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और ऐसी प्रेगनेंसी में जब हम किसी का सेकंड प्रेगनेंसी और आगे उनके पास एक स्मॉल बेबी है, और नॉर्मली बेबी अगर 1 या 2 ईयर्स का है जिसका 10 से 12 किलो का वजन है, और बार बार बेबी अगर मदर की गोद में चढ़ रहा है तो उसके कारण भी कई बार मदर्स को बैक एक रहता है। तो उसमें क्या है, या तो हम बेबी को उठाना हम अवॉइड ही करते हैं, या फिर हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आप है ना बेबी को कोई स्टूल पे खड़ा कर दीजिए और फिर उसको डायरेक्ट कंधे पर लीजिए, अपने पेट के ऊपर जोर मत लाइए, उससे प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी और बैक पे भी जोर नहीं पड़ेगा। सेशन का आखिरी क्वेश्चन के डिलीवरी के बाद भी कुछ लोगों को बैक पेन की कंप्लेन रहती है, उसके क्या कारण है और उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जिन लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और अगर वो लेबर पेन से 10 से 15 घंटे गुजरी हुई है तो उनको जो मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे, उनको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ये बॉडी मसाज वगैरह डिलीवरी के बाद लोग करवाते हैं, उससे भी उनको आराम मिलता है। अगेन कैल्शियम और विटामिन डी का एक वंडरफुल डाइट, सप्लीमेंट्स के साथ भी और डाइटरी में भी, प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के बाद, ये दोनों ही कंपलसरी है, क्योंकि बॉडी के जो बोन हेल्थ है और मसल हेल्थ है उसके लिए दोनों ही मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे को आप कैसे उठा रहे हैं, इम्प्रॉपर पोस्चर ड्यूरिंग फीडिंग, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि हर पेशेंट मेरे को पूछता है, किसी का सीजर हुआ होता है, वो ऐसा ही बोलता है सीजर होने के 4 साल 5 साल के बाद कि सर वो जो सुई लगाई थी उसके कारण हमको बैक पेन हो रहा है, ये सही है? और ये ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैं इस बात में नहीं मानती हूँ कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया की निडल लगाई है उसके कारण बैक पेन नहीं होता है, क्योंकि वो निडल वन टाइम ही एक ही बार यूज़ हो रही है। दूसरी बात क्या होता है कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स को, महिलाओं को हर 2-2 घंटे से बच्चे को फीड कराना रहता है, और कोई भी फीडिंग महिलाओं को आप देखेंगे ना तो वो ऐसे करके फीडिंग कराते हैं कि ऐसे करके वो बच्चे को फीडिंग कराते हैं। इट इज़ अ टोटली रॉन्ग पोस्चर। यहाँ पे मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट्स को डिलीवरी होता है हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर कुर्सी पे बैठिए, पीछे एक पिलो का सपोर्ट लीजिए जो बैक पिलो हो गया, और आप नर्सिंग के लिए भी 2 पिलो रखिए जिससे आपका हाथ ऊपर रहेगा, बट आपका हाथ पिलो पे सपोर्टेड रहेगा, बच्चा आपके हाथ पे सपोर्टेड रहेगा, तो आपके कोई भी मसल्स अंडरवर्क या ओवरवर्क नहीं करेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि पेन आखिर होता क्यों है, कि कोई मसल्स तो ओवरवर्क कर रहे हैं और कुछ मसल्स हमारे अंडरवर्क कर रहे हैं, तो जब इसका डिसबैलेंस होता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट और गुड प्रोटीन डाइट ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मतलब बैक पेन का मतलब ये नहीं कि खाली बैक में तकलीफ है, जैसा सपना ने बोला, बॉडी के कोई भी पार्ट में अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम होगी तो उसको हमको एक प्रॉपर बायोमैकेनिक फिजियोथेरेपिस्ट के पास से एनालाइज करवाना पड़ेगा कि किस जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वो ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम वही हो। जिस जगह वीक मसल है या कम काम कर रही है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरी जगह की मसल ज़्यादा काम करती है, और थोड़े टाइम के बाद वो मसल स्पाज़म हो जाती है, तो उसके कारण बैक पेन होने के या उस जगह मसल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए एक ओवरऑल टोटल प्रॉपर बायो मैकेनिकल एनालिसिस, अर्गोनॉमिकली आप सही, पोस्चर आपका सही है, आप सारे काम सही कर रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कैरी होम मैसेजेस दीजिए। जी, बैक पेन बहुत आम समस्या है प्रेगनेंसी में, जो पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा देखने में आता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करिए। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने वीडियो में बताई है उससे नॉर्मली 80% महिलाओं को आराम आ जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिनमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी हम आपको कंफर्टेबल करने के लिए देर आर मेथड्स जो यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम विटामिन डी, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, रिलैक्स रहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, और पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जब हमको तकलीफ होती है तब हमको याद आता है, बट रूटीन में हर जने को, एवरी इंडिविजुअल को अपना पॉस्चर अच्छा रखना चाहिए। और पेन किलर अपने आप से ना लें, डॉक्टर की गाइडेंस में लें। नमस्कार, थैंक यू।